नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज मैं अपना कोर टास्क 10 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कोर टास्क 10 में हमें यह टास्क दिया गया था कि पहले तो हमें एक क्विज़ अटेम्प्ट करना था। फिर उस क्विज़ को अटेम्प्ट करने के बाद जो उसके परिणाम आएंगे तो उसको देख करके समझ करके हमें अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है कि हम कहाँ तक उस परिणाम से संतुष्ट है या असंतुष्ट है। तो मैंने वह क्विज़ अटेम्प्ट किया और मेरे नज़रिए में मैं उसके परिणाम से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि जो भी सवाल उस क्विज़ में पूछे गए थे तो वह मेरे व्यक्तित्व से बहुत मिलता जुलता था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसका जो परिणाम आया है वो मेरे आत्म छवि को परिभाषित नहीं करता है। तो मैं उस परिणाम से असंतुष्ट हूँ, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने आत्म छवि के बारे में बताऊंगा। तो जब मैं छोटा था तो मेरे आत्म छवि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरे लिए यह थी कि मैं हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। मैं दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था ना। जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आते थे तो मैं ज़्यादा वक्त तक उनके बीच में नहीं बैठ पाता था, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में यह डर था कि अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उनके सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाऊँगा और मैं हकला जाऊँगा। और दूसरी बात यह भी थी कि उस वक्त मैं काफ़ी शर्मीला था। मैं काफ़ी शर्माता था। इस वजह से मैं दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाता था और उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था। जो भी रिश्तेदार आते थे मेरे घर में तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट उनके बीच में बैठ पाता था और थोड़ी बहुत बातचीत कर पाता था। फिर मैं अंदर रूम में जा कर के टीवी देखता था ना, क्योंकि टीवी देखना उस वक्त मेरे लिए अपने आप को व्यस्त रखने का सबसे आसान तरीका था, है ना। सबसे आसान तरीका मेरे लिए यही था कि मैं टीवी चालू करूं और उसके सामने बैठ जाऊं, है ना, ताकि मुझे कम से कम लोगों से बातचीत करनी पड़े, है ना। अगर कोई मुझसे बातचीत करने के लिए आए तो उसे यह लगे कि मैं टीवी देखने में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं उससे बातचीत करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। तो इस कारण से मैं रिश्तेदारों के सामने ज़्यादा देर बैठता नहीं था और अंदर कमरे में जा कर के टीवी देखता था। तो ये पहला आत्म छवि मेरे लिए था। और दूसरा आत्म छवि मेरा यह था कि मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था कि मैं हमेशा अकेला हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोगों का साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं है। तो हकलाहट की वजह से मैं हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता था कि मेरे साथ लोगों का साथ नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में यह एहसास
होती थी कि मैं अकेला हूँ और लोग मुझसे कहीं न कहीं बातचीत करना या मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ये दूसरी आत्म छवि मेरे बारे में थी कि मैं अपने आप को हमेशा अकेला समझता था और मेरे अंदर कहीं न कहीं ये आत्महीनता थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं। और इसका कारण कहीं न कहीं मेरा हकलाना ही था कि मैं हकलाने की वजह से किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था और किसी से बातचीत ना करने की वजह से वो व्यक्ति भी ज़्यादा मुझसे बात नहीं करता था और अंत में मैं अपने आप को अकेला ही पाता था। तो यह भी मेरा एक आत्म छवि था कि हमेशा मैं अकेला अपने आप को पाता था। और तीसरा यह था कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ये आत्महीनता आ गई थी कि मैं लाइफ में बहुत कुछ बन नहीं पाऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हकलाने की वजह से। क्योंकि जब मैं देखता था कि लोग जो हैं बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छे से अपने सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे हर काम के लिए अपने माता पिता की मदद लेनी पड़ती थी, उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी। क्योंकि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गया तो मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, मैं तो कुछ ख़ास बोल नहीं पाऊँगा और अंत में मुझे अपने माता पिता की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो मेरे अंदर यह आत्महीनता आ गई थी कि मैं कभी भी लाइफ में कुछ भी अच्छे से कर नहीं पाऊँगा। हमेशा मुझे अपने माता पिता की मदद ले करके, सहायता ले करके जीवन में आगे बढ़ना होगा और मैं कभी भी आत्मनिर्भर ढंग से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ये मेरा अपने लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट था जब मैं छोटा था, अपने स्कूल डेज़ में था। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए धीरे धीरे बदलने लगा और मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए तब बदला जब मैं टीसा के संपर्क में आया। टीसा के संपर्क में आने के बाद मुझे यह आभास हुआ, यह महसूस हुआ कि मेरे जैसे कितने अनेकों लोग हैं जो मेरी ही तरह हकलाते हैं, अपने 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 जीवन में वह संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और जो मेरी समस्या है वह उन हजारों लोगों की भी समस्या है। तो टीसा के संपर्क में आकर के मुझे यह लगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो हकलाते हैं और मेरी जो समस्याओं का सामना मैं कर रहा हूँ वह समस्याओं का सामना वो लोग भी करते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मेरे अंदर और हिम्मत आई जब मुझे यह बात मालूम पड़ी कि इसका इलाज संभव है, ये कोई लाइलाज चीज़ नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसका मैनेजमेंट संभव है। ये बहुत सारे लोग जो हकलाते हैं वह इसका मैनेजमेंट करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हैं और काफ़ी एक्सेल कर चुके हैं। तो अगर वो अपने जीवन में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं,
काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, है ना? अगर मैं हकलाता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हकलाने से मेरी इंटेलिजेंस तो कम नहीं होती है ना? हकलाने से मेरी इंटेलिजेंस या मेरी आईक्यू तो कम नहीं हो गई। मेरी इंटेलिजेंस और मेरी आईक्यू वही की वही रहती है। तो मेरे हिसाब से हकलाना ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन है। एक 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 ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, जो कि टेम्पररी है। अगर आप इससे मैनेजमेंट करना सीख गए, आप अपने हकलाने को मैनेज करना सीख गए, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाएगी। और चाहे कितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन आए, रुकावट आए, आप इसको पार करके जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हो और एक सफल वक्ता और इंसान भी बन सकते हो। तो आप मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए काफ़ी बदल चुका है और अब जो आत्म छवि मेरे लिए है वह यह है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक ताकतवर इंसान हूँ और मैं एक मैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हूँ जो कि किसी भी मुसीबत का डट के सामना कर सकता है और अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ही बदल चुका है और मुझे इस बात का 1% भी गम नहीं है कि मुझे हकलाने की समस्या क्यों है और ये मेरे ही साथ क्यों है, किसी और को क्यों नहीं है। अब मुझे इस चीज़ का 1% भी दुख नहीं है और अब मैं सारे दुख तकलीफ़ों से उभर चुका हूँ और परिश्रम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो अंत में मैं टीसा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलने में मेरी बहुत सहायता की है और मुझे एक सफल व्यक्ति और सफल वक्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।